अलग अलग अनुच्छेद को जिस तरह से मूलभूत अधिकार हैं उन सब के रहते हुए भी किस तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है, उन सब को बचाए रखने के लिए, उन सब को बचाने के प्रति सबको जागरूक करने के लिए जो रैली और ये जो सभाएं चल रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दौर में जिस तरह से देश को जगह जगह पर देश की सार्वजनिक संपत्ति को बेचा जा रहा है और एक गैर सरकारी हाथों में जिस तरह से संगठन को दिया जा रहा है, देश की संपत्ति को दिया जा रहा है, वो आने वाले समय के लिए, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए कहीं न कहीं खतरा है। और खतरा इस बात की है कि जब हमारे समाज के लोग मूल निवासी जब आगे बढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। आज देश में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आया है और उसका सिस्टम क्या है कि देश के विभिन्न शिक्षण जो संस्थाएं हैं उसे निजी हाथों में बेचा जा रहा है। और बेचने का मुख्य कारण ये है कि जहां तक हमें समझ में आती है कि उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मूल निवासी जो विद्यार्थी है, मूल निवासी चेतना के जो लोग हैं, उन लोगों को एजुकेशन से, स्कूल से किसी न किसी तरीके से दूर किया जाए। जब ये दूर किया जाएगा तो हमारे बच्चे जो है, हमारे मूल निवासी जो विद्यार्थी है, उसमें चेतना का विकास नहीं होगा, वो एजुकेशन से दूर हो जाएंगे। जब एजुकेशन से दूर हो जाएंगे, अपने हक अधिकार को नहीं जान पाएंगे तो वो लड़ नहीं पाएंगे, वो जान नहीं पाएंगे कि उनका अधिकार क्या है। जब वो अधिकार नहीं जान पाएंगे तो अपने हक की बात नहीं करेंगे, और अपने हक की बात नहीं करेंगे तो एक तरह से उनको जो समझाया जाएगा, जो बताया जाएगा वही जानेंगे, और सही चीज़ को ना जानकर वो धीरे धीरे गुलामी की ओर चले जाएंगे। आज से 1000 साल पहले जिस गुलामी को, जंजीरों को बाबा साहब ने तोड़ के आज हम लोग यहाँ तक आए, हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, कहीं न कहीं ये जो निजीकरण है एक बार फिर से हमें उस पीछे दौर में ले जाने की गहरी साजिश है। इस साजिश को समझना है। आखिर क्यों ऐसा है कि हमें पढ़ने से दूर किया जा रहा है। आज छोटे छोटे स्कूल हैं जहाँ गांव घर में बच्चे पढ़ते हैं तो उसको मर्ज के नाम से बंद किया जा रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी में ये व्यवस्था की जा रही है कि जितने भी कॉलेज संस्थान हैं उनको प्राइवेट के हाथों कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी स्वायत्त सौंप दी जाएगी। मतलब उसका चलाने की पूरी जिम्मेवारी उस कॉलेज की होगी, सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अभी एक विद्यार्थी जब 10th क्लास से पास होता है, जब कॉलेज जाता है तो उसका फी लगभग 500 होता है। लेकिन 2023 से जब नई शिक्षा नीति लागू होगी तब वही लड़का जब गांव का 10वीं क्लास पास करके इंटर में जाएगा तो उसकी जो फी होगी 1 साल का 5000 रुपया हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि 5000 अगर एक बच्चा कैसे जुगाड़ करेगा, फिर वहाँ स्कूल में कैसे जाएगा। अभी 500 के लिए कितने बच्चे स्कूल से दूर हो जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं, आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जब उनकी फी बढ़ जाएगी 5000 रुपया उसका सिर्फ एडमिशन चार्ज लिया जाएगा नई एजुकेशन पॉलिसी के नाम से, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे। और जब वो आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ पाएंगे तो अंततः वो फिर उसी अवस्था में आ जाएंगे और उसकी जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो वहाँ से रुक जाएगी और वो जिसको आगे बढ़ना चाहिए था वो पीछे चले जाएंगे। मुख्य कारण क्या है कि संविधान है, क्योंकि संविधान में शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जब ये निजीकरण सारे चीज़ों को, सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में बेच दिया जाएगा तो संविधान में आरक्षण, संविधान में जो हमारी सुविधाएं हैं वो नाम मात्र का रह जाएगी। जैसे कोई चीज़ प्राइवेट हाथों में चल जाता है वो सरकार के अधीन नहीं रहता है, वो किसी निजी हाथों में चला जाता है और वो अपनी इच्छा से कार्य करता है, अपनी इच्छा से सारी चीज़ों को मेंटेन करता है और फिर वो ये नहीं देखता कि हमें किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो जिस तरह से 1991 में भारत में निजीकरण की स्थापना हुई, निजीकरण का दौर चला और धीरे धीरे आज भी ये बहुत तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि रेल को बेच दिया जा रहा है, रेल को बेच दिया जा रहा है। सरकार का क्या कहना है कि रेलवे घाटे में जा रही है। अगर रेलवे घाटे में जा रही है तो फिर कोई क्यों खरीदेगा, ये समझने वाली बात है। अगर कोई चीज़ घाटे में है, अगर हम कोई चीज़ को घाटे में सारे तो किसी को बेचेंगे तो वो क्यों लेने वाला है। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली काम है। अगर घाटे में जा रही है तो सरकार निजी हाथों में कैसे बेच रही है, और लेने वाला क्या इतना बेवकूफ़ है कि जो घाटे में चल रहा है उसको ले लेगा।
नहीं लेगा, जाहिर सी बात है कोई नहीं लेगा। लेकिन ये दोनों के बीच में जो खरीदार और विक्रेता है, दोनों के बीच में जो डील हुआ है, वो डील का एक ही उद्देश्य है कि मूल निवासी लोगों को उनकी जो सुविधाएं हैं उनसे दूर रखना है, उनको वहाँ तक नहीं पहुँचने देना है। अभी कोरोना काल में अगर मान लीजिए सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अगर निजी हाथों में बेच दी, कोरोना काल में दौर में भी यही चला कि जितने भी चीज़ें थी सभी प्राइवेट संस्थाएं बंद थे, सिर्फ सरकारी ही चला। सरकारी हॉस्पिटल, उसके बाद में सरकारी रेलवे, जो भी चला वो सरकारी पर है, इसीलिए चला। अगर मान लेते हैं सभी, हाँ पुलिस भी, पुलिस सरकारी है तो उन लोगों ने काम किया, टीचर सरकारी है, तो जो भी सरकारी संस्थाएं हैं सब लोगों ने डटकर कोरोना काल में लड़ा और इस कोरोना काल से हमें आगे लेके आया। मान लेते थोड़ा देर के लिए ये सारी चीज़ें अगर प्राइवेट हाथों में रहता तो वो लोग भी अपने अपने घरों में रहते और एक ऐसी स्थिति में देश पहुंच जाता जो आज अभी श्रीलंका की है। वहाँ आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ 1 किलो चावल खरीदने के लिए 500 रुपया देना पड़ता है। अभी की स्थिति है, अभी लेटेस्ट ये है, वहाँ अगर आपको कुछ भी सामान खरीदने हैं, इतनी वहाँ अभी क्राइसिस चल रहा है कि आदमी खाने के लिए सोच रहा है। कितने लोग उस देश को छोड़ के भाग रहे हैं। हमारे देश की ऐसी स्थिति न हो, इसीलिए ऐसी चेतना रैली का आयोजन किया जा रहा है ताकि हम लोग समझ जाए कि राष्ट्र क्या है, उस राष्ट्र की परिभाषा क्या है, संविधान क्या है, संविधान के नागरिक और उनका अधिकार क्या है। अगर हम अपने अधिकारों को अच्छी तरह से समझ लेंगे, हम अपने राइट्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो आने वाले समय में किसी न किसी तरीके से हम इन सारी कठिनाइयों को रोक पाएंगे। और इनके लिए सभी को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और जागरूक सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें समझ जाना है, हमें एक से आगे इस मैसेज को फॉरवर्ड करना है, जागरूकता को फैलानी है कि क्यों जरूरी है। राष्ट्र के नाम इतने बुद्धिजीवी वर्गों ने जो आंदोलन चलाया, आज वो आंदोलन किस तरह रफ्तार पकड़ी हुई है और इसे हमें कैसे आगे की ओर ले जाना है, ये विचार करने का विषय है। और आने वाले समय में बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियार, इन सब के आंदोलन को हमें उन ऊंचाई तक लेके जाना है जहां आने वाली पीढ़ी हमें कभी ये ना कहे कि जिस समय देश बेचा जा रहा था, जिस समय देश को लूटा जा रहा था, तब आप लोग क्या कर रहे थे। आने वाले पीढ़ी को एक ऐसा समाज, एक ऐसा परिवेश देना है कि आने वाले समय में वो इस विचारधारा, इस संविधान और इस देश की गरिमा को बढ़ाए रखने के लिए कैसे वो प्रयास करेंगे, उस चेतना को फैलाने का कार्य किया जा रहा है। क्यों इस देश को आगे लेके जाने के लिए संविधान की क्यों आवश्यकता है। जिस तरह से किसी भी देश को चलाना है, किसी भी समाज को चलाना है, तो उसकी कुछ रूपरेखा है, कुछ स्ट्रक्चर है, और वो सारे हमारे संविधान में दी हुई है। जो यहाँ उपस्थित है और जो नहीं भी है, ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। और इतने लोग हैं, कहते हैं कि किसी चीज़ को चलाने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो सही रूप से अनुशासन तरीके से काम करके उस मिशन को आगे ले जा सके। एक छोटी सी कविता का कुछ लाइन है, मतलब उसका सारांश यह था कि जंगल में आग लगी हुई थी, जंगल में आग लगी हुई थी और सारे उस जंगल के जानवर वहाँ से दौड़ के भाग रहे थे, जितने पक्षी थे सभी भाग रहे थे, लेकिन एक पक्षी उस डाल पर बैठा दूर कहीं अपने चोंच से पानी लेके उस आग को बुझाने का कार्य कर रहा था। तो बाकी जो भाग रहे थे उन लोगों ने पूछा कि तुम कितनी देर तक इस आग को बुझा पाओगे, पूरी जंगल में आग लगी हुई है। तो वो सुनिएगा, उस चिड़िया ने कहा जो आग बुझा रहा था कि मैं इसी जंगल का खाया हूँ, इसी नदी का पानी पिया और आज इसी जंगल में आग लगी है, तो मैं इसे बुझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये नहीं जानता कि बुझा पाऊंगा या नहीं, लेकिन जिस दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम बुझाने वालों में लिखा जाएगा और आप लोगों का नाम भागने वालों में लिखा जाएगा। इसीलिए इस देश को बचाने की ज़रूरत है। और यहाँ आए हुए सभी बुद्धिजीवी वर्गों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी में ये जो देशभक्ति की भावना है, अपने समाज के प्रति जो सोए हुए समाज है उसके जगाने की जो कोशिश, जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये अभूतपूर्व है। और आप लोगों का नाम भी उस चिड़िया की भांति है इतिहास में लिखा जाएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मुनिया।